बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लाइव शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल या डिटेल से एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल करें, मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प कर सकूँ। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल काफ़ी सारे लोग क्यू पे हैं। बिला वक्त ज़ायके तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। Yeah. जी हेलो, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरा ख्याल आप दूसरे एक रूम में चले जाएं, शायद आप टीवी पे मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं आप। अच्छा सर। हाँ। जी फरमाइए। हेलो सर, सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, रियाज साहब, मुझे दो दो सवाल पूछने के थे आपको। जी फरमाइए भाई। सर जी, मेरा एक सवाल था कि गए जनवरी में, गए साल में मैंने इंटरव्यू दिया था। हम्म। ईसोल के एग्जाम पे मेरा इंडिपेंडेंट हो गया था सर। ठीक। और अभी मेरे को एक्चुअली ये जनवरी में एक साल पूरा होता है, तो मुझे एक्चुअली सिटीजनशिप के लिए करने का था। ठीक। तो फिर मैं अभी यही एसओल का एग्जाम, मुझे ये चल सकता है कि वही सर्टिफिकेट में यूज कर सकता है कि B1 देके? ठीक। क्या ये जो जिन्हें रूल्स में आएगा, क्या और अभी सेकंड नए क्वेश्चन रूल्स के क्या है? हिसाब में सेकंड मुझे रहना क्वेश्चन क्या पड़ेगा आपका? सर? जरा मेरा दीजिए जवाब सर। थैंक यू। ओके। आपकी कॉल का शुक्रिया भाई। जब आप कॉल करते हैं तो या तो अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें या उसको म्यूट पे कर लें। आप मुझसे फ़ोन पे बात करें ताकि मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकूं और आपको एडवाइस कर सकूं। जो आपका क्वेश्चन था, आपने लास्ट ईयर ई सोल के बेस पे आपने नेचुरलाइजेशन या सॉरी इंडेफिनिट अप्लाई किया था। अब अक्टूबर 2013 से नए लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स भी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन या इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेगा तो उसको दो चीज़ों को इस्टेब्लिश करना होगा। नंबर एक, उसके लिए लाइफ इन यूके टेस्ट मस्ट है। ये रिगार्डलेस आपको लास्ट ईयर इंडेफिनिट मिला था, किसी को नेशनलिटी पिछले साल मिल गई, लेकिन अक्टूबर के बाद जो भी लोग नेशनलिटी की या इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करेंगे उनको लाइफ इन यूके जो टेस्ट है वो मस्ट है। लेकिन उसके साथ एक एडिशनल सर्टिफिकेट पास करना होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपने ई सोल पास किया है या आपने आइल्स पास किया है या अगर आपने यूके से डिग्री की है, मास्टर किया हो या पीएचडी की हो। तो इन तीन चार ऑप्शन में से अगर आप कोई भी एक चीज़ आपने पास की हो तो आप क्वालिफाइड करेंगे। आपके लिए ज़रूरी है भाई कि आपने ई सोल किया था, इस साल आप लाइफ इन टेस्ट पास करें ताकि आप अपनी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मैंने ह्यूमन राइट्स पे केस लगाना है। ठीक। तो उसके साथ रीजनल पासपोर्ट भेजना पड़ता है? आपने किस बेस पे ह्यूमन राइट्स पे डालना है? बच्चे के बेस पे। ठीक। जब भी आप यूके से कोई भी एप्लीकेशन करते हैं, आपका क्लेम होता है कि मैं ये पर्सन हूँ, मैं ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ और इस बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको वीज़ा मिले। तो जब तक आप पासपोर्ट नहीं भेजेंगे तो वो वीज़ा एंडोर्स किस पे करेंगे? बेशक आप किसी अंडर द पॉइंट बेस्ड सिस्टम अप्लाई करें, लेकिन वो के कार्ड पे आपका वीज़ा लग के आता है। स्टिल आपको अपने जितने भी पासपोर्ट हैं वो अटैच करने पड़ते हैं। वो बेशक आपका पासपोर्ट एक्सपायर भी हो चुका हो, अनटिल अनलेस कि आपका पासपोर्ट कहीं लॉस्ट हो गया हो, उसकी रिपोर्ट हो या कहीं उसको बर्न हो गया या वो डैमेज हो गया तो उसकी कोई जो भी कॉपी या रिपोर्ट हो। अदरवाइज़ आपके पास जितने भी अवेलेबल पासपोर्ट्स हों वो आपको अटैच करके एप्लीकेशन में सबमिट करने पड़ते हैं ताकि वो आपके केस को कंसिडर करते हुए आपको वीज़ा ग्रांट कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी सलाम अलैकुम गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी एक्चुअली मैं
स्टूडेंट वीजा पे 2007 में आई थी और मेरा बेटा और हस्बैंड भी साथ में आए थे। उसके बाद में मेरा पीएसडब्ल्यू था 2 साल, फिर मैंने स्टूडेंट वीजा करवाया, फिर अटेंडेंस वगैरह भी सब कुछ अच्छी है, मेरा प्रोग्रेस भी सही है। बच्चे के 7 साल पे अप्लाई करना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने ये बताया कि जो माँ बाप बाहर से आए हुए हैं तो या तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या फिर कोई दो में से एक ब्रिटिश सिटीजन होना चाहिए। तो क्या ये सही है, ये बता दीजिएगा प्लीज। और क्या हम दोनों माँ बाप बच्चे के 7 साल पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ यूके से? नहीं। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम। जो लास्ट ईयर उन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस किया था 2012 में जुलाई में, कि जो भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पे यूके में अगर बच्चा पैदा हो और 7 साल गुजार ले, या अगर फ़ॉरेन से ब्रॉड से दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे को लेके यहाँ पे आएँ और 7 साल गुजार लें, लेकिन बच्चों की एज 18 साल से कम हो, तो बेशक आप अपने यहाँ फर्दर लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रीज़न ये सिर्फ सिंपल ये कहना कि 7 साल यहाँ पे गुजार लिए इज़ नॉट सफिशेंट। इसके साथ ही साथ आपको ये इस्टेब्लिश करना कि कौन सी रीज़न्स है क्यों आप वापस जाके अपने होम कंट्री में सेटल नहीं हो सकते, या आपने जो आपका जो बच्चा है वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया है, यहाँ पे जो मिक्सअप हो गया इस कम्युनिटी में, कल्चर में, और साथ ही साथ आपका या आपके जो हस्बैंड हैं उनका यहाँ की कम्युनिटी में, यहाँ के कल्चर में, यहाँ की इकोनॉमी में क्या रोल है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली टेबल पे ऑन बोर्ड करनी होगी ताकि दिखाएं कि ये हमारा रोल्स है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। हमारा बच्चा यहाँ पे 7 साल गुजार लिए, अगर आप वापस जाके वहाँ सेटल नहीं हो सकते, आप समझते हैं कि आप इस कल्चर में सच मिक्सअप हो गए हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे रहते हुए अपनी फर्दर लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी फरमाइए मैडम, क्या फरमा रही हैं आप? सर एक्चुअली मेरा सवाल ये है, मैं यूके से ही कॉल कर रही हूँ। मैंने इंडिया से ना स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया था जो कि रिफ्यूज हो गया था 2013 सितंबर में। फिर मेरे पास क्योंकि विजिटर वीजा था यूके का, मैं यूके आई और यहाँ पे मैंने जुडिशियल रिव्यू किसी सॉलिसिटर के थ्रू डलवाया। तो उसके 3 मंथ्स के बाद सर मुझे एक लेटर मिल रहा है ट्रेजरी लॉ सॉलिसिटर्स के तरफ से। ना ही मेरे लॉयर की तरफ से कोई फॉर्मेट है प्रॉपर, और उनकी तरफ से सिर्फ यही लिखा सॉलिसिटर, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि आप अपना पासपोर्ट आके सबमिट करा दो इंडिया में एम्बेसी, जहाँ पे मैंने लॉन्च की थी। तो सर मुझे ना इसमें उन्होंने 3-4 स्टेप्स दिए हैं कि फाइल्स सबमिट करा दो, डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो, बट ये नहीं बताया क्या कराना है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, ये डिसीजन क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम। जब आपने अप्लाई किया और रिफ्यूज़ हो गया, अपील की, अपील के बाद अपने जीआर में गए और अपने अपील की जीआर किया। जीआर में अब जो ट्रेजरी सोलिसिटर है वो आपको मेरे ख्याल एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि ठीक, हम आपके केस को कंसिडर कर रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें ताकि हम आपके केस को, आपके जो वीज़ा आपको इंडोर्स कर सकें। नॉर्मली होता ये है कि जब इस तरह का डिसीजन आता है वो ट्रेजरी सोलिसिटर की बजाय होम ऑफिस या ट्रेजरी सोलिसिटर जब भी आता है तो वो बताते हैं कि आपको लेटर के मुताबिक आपको A-B-C कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर आप लेटर को प्रॉपर्ली थॉरली पढ़ें तो शायद फर्स्ट पेज के मिडल में या जो अराउंड मिडल में उन्होंने लिखा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। मेरा ख्याल है कि आपके केस में आइडियली वो आपसे पासपोर्ट मांग रहे हैं, और क्योंकि कैश लेटर आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया था और बैंक स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी सबमिट कर दी थी, वो दोनों चीज़ों मांगेंगे नहीं, सिवाय आपके पासपोर्ट की और कोई चीज़ नहीं मांगेंगे। और साथ लिखा होगा कि अगर आप अपने जो ट्रैवल की अगर आप रिजर्वेशन करवा के साथ अटैच कर सकते, वेरी गुड, अगर नहीं करें तो सिर्फ पासपोर्ट अकेला जमा करवा दें ताकि वो आपको वीज़ा इंडोर्स कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। गुल साहब, मैंने 2 साल के स्पाउस वीजे पे हूँ जो पुराने रूल्स में है। मेरा इंडेफिनेट ड्यू है जी ये मई के अंदर। तो मैंने एक्चुअली ये पूछना था कि इंडेफिनेट में ये जो है ना वो हम जो कुछ बेनिफिट्स लिए थे जो वो अभी मैंने कुछ 2-3 महीने पहले बंद करवाए हैं, 2 महीने पहले। तो वो ये पूछना था क्या वो कोई इफेक्ट होगा, उसको डिक्लेयर करना तो नहीं प्रॉब्लम बनेगा। दूसरा ये कि इसमें वेज स्लिप्स जो है वो कितनी महीने की चाहिए होती है इंडेफिनेट के लिए। और तीसरा ये कि जो इसमें अमाउंट कितनी वेज स्लिप्स के अंदर शो करनी है कि कितने पैसे हुए। मेरी कुछ 600-650 पाउंड आती है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो ये बता दीजिएगा कि ये वेज थोड़ी है या इससे गुजारा हो जाएगा। ठीक 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 ठीक।
आपकी कॉल का शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप अगर आपके हालात ऐसे थे कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते थे, अब आपने अपने कोई बेनिफिट लेते रहे, फिर आपने स्टॉप कर दिया, अच्छा किया बहुत, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करते हैं उस वक्त लिखा होता है कि आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं। अगर आपने अब स्टॉप कर दिए, बिल्कुल आप उस पर टिक कर दें कि नो, क्योंकि अब आप कोई बेनिफिट कोई नहीं ले रहे, तो बिल्कुल आपको इसमें ना कोई हाइड कर रहे हैं ना कोई झूठ बोल रहे हैं। रिगार्डलेस कि आपने पहले लिए थे, अब उनके बारे में वो पूछते भी नहीं कि आपने पहले कभी लिए कि नहीं लिए, वो हमेशा ये पूछते हैं कि आर यू क्लेमिंग एनी बेनिफिट टुडे। आप नहीं कर रहे, बिल्कुल उसको नो वाला टिक करें। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि आपकी इनकम, जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त फिर वो थ्रेशोल्ड वाला जो क्लेम है कि 18,600 वाला, वो सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए है। लेकिन अगर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर रहे हों तो फिर आपकी कितनी वेजेस है या कितने पैसे कमा रहे हैं वो कंसर्न नहीं है, एज़ फार एज़ आप गवर्नमेंट के बेनिफिट के अलावा अपने आप को मेनटेन अकोमोडेट कर सकें तो बिल्कुल आप इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाइड करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा जो है लीव टू रिमेन आ गया है और उसी दिन में मैंने NI नंबर के लिए अप्लाई किया था, वो आके 10 दिन हो गया है, तो अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। कब तक रिप्लाई आएगा? नेशनल इंश्योरेंस के लिए नॉर्मली जो मेरा ख्याल है कि वो 2 वीक से लेके 4 वीक्स लगते हैं। अगर आपने अप्लाई कर लिया, वेट कर लें, 10 दिन हुए हैं तो विद इन 3 to 4 वीक में आपको मेरा ख्याल वो मिल जाना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल की बढ़ते हैं। फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह में का शुक्र। सर एक क्वेश्चन था, प्लीज़ इसका डिटेल में ज़रा जवाब दे देना कि मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। वो असाइलम सीकर थे और उन्होंने केस रिफ्यूज़ हो गया, फिर उन्होंने फ्रेश सबमिशन की, तो फ्रेश सबमिशन को भी अभी 1 साल हो गया, कोई उसका सवाल जवाब नहीं आया। तो वो क्या परमिशन टू वर्क अप्लाई कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो उसका प्लीज़ बता देना तरीकाकार क्या है, और अगर वो पूरा साल होने के बाद ही कर सकते हैं या 28 दिन पहले, ये प्लीज़ आप ज़रा आंसर डिटेल में दे देना। मैं टीवी पे ना आपका जवाब सुनता हूँ। जो भी शख्स कोई यहाँ पे असाइलम क्लेम करता है या उसका केस पेंडिंग है या आपने उसको फर्दर सबमिशन की है, ये किसी भी कैटेगरी में अगर आप वर्क परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये टोटली होम ऑफिस की डिस्क्रिशन है। ये कोई लॉ नहीं है कि बिल्कुल अगर साल हो जाए तो होम ऑफिस वाले बाउंड हैं कि आपको वर्क परमिशन दें। लेकिन मोस्ट द केसेस में अगर आपका असाइलम की एप्लीकेशन जो फ्रेश एप्लीकेशन हो, अगर वो साल से ज़्यादा पेंडिंग हो तो बिल्कुल आप 1 ईयर्स के पूरा होने पे आप अपनी वर्क परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल आपके केस में आपने कहा कि असाइलम क्लेम किया, रिफ्यूज़ हो गया, फ्रेश एविडेंस दी, अब ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है कि आपने क्या उसकी रीकन्सिडरेशन डाली है या आपने फ्रेश क्लेम किया है या उसको आपने चैलेंज किया है। क्योंकि जब आप असाइलम क्लेम करते हैं वो रिफ्यूज़ होता है तो आपको राइट ऑफ अपील मिलता है। अगर आप राइट ऑफ अपील में गए थे और उसके बाद आपका जो मैटर है वो कोर्ट में पड़ा है तो फिर बेसिकली जो केस है वो आपका होम ऑफिस में पेंडिंग नहीं है, अब वो कोर्ट के रिलेटेड है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि मेरे को फ्रेश एविडेंस दें, आपने अप्लाई भेजी हैं और उसको वो देख रहे हैं, तो फिर बिल्कुल साल हो गया आप क्वालिफाइड करेंगे। लेकिन 28 डेज़ पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन उनको रीजंस दें कि हम लोग यहाँ पे हैं, कोई बेनिफिट क्लेम नहीं कर रहे हैं, हमारे लाइफ, हम रिफ्यूजी हैं, हम आपस में कंट्री में भी नहीं जा सकते, यहाँ पे हमारे हालात ये हैं कि इज़ वेरी हार्ड फॉर अस कि हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकें, तो कम से कम हमें काम करने की परमिशन दो ताकि हम गवर्नमेंट पे बोझ ना बन सकें। तो मोर लाइकली वो आपको परमिशन दे देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि मैं 10 साल पहले आया था 2003 में, ठीक, और अभी मैंने ILR के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक, और मेरी वाइफ ने मुझे 2.5 ईयर पहले जो है ना वो ज्वाइन किया था इधर UK में। ठीक, तो मैंने पूछा था कि जब मैं उनके लिए एप्लीकेशन डालूं, अभी उनका वीजा वैलिड HSMP पे है, अभी वो इंडिपेंडेंट थी मेरी, ठीक, तो मेरा चला गया ILR के लिए। तो अभी अब जब मेरा ILR लग के आएगा तो उनको स्टिल 2 ईयर प्रोबेशनरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या ये जो ऑलरेडी दो साल गुजर चुके हैं वो और कोई क्वेश्चन आपका? ये अब 5 साल में चेंज हो गया। ओके,
आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने 10 साल पूरे करते हुए अपना इंडेफिनिट अप्लाई किया। आपकी मिसेज ने आपको ज्वाइन किया था 2 साल पहले, जब पुराने रूल्स थे कि उस वक्त की जो कंडीशन थी कि आप जो स्पाउस है उसने अगर इंडेफिनिट अप्लाई करना हो तो उसको 2 साल का प्रोविशन पीरियड पूरा करना था। उसका मतलब ये हुआ कि अभी आपकी मिसेज ने वो 2 साल की जो कंडीशन थी वो पूरी कर ली है। जब आपको इंडेफिनिट मिलेगा, आपको स्ट्रेट वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। सबसे पहले क्योंकि इंडेफिनिट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि किस बेस पे इंडेफिनिट अप्लाई किया जाए, इसलिए उनको आपका पहले स्पाउस ऑफ द ILR, क्योंकि आपके पास ILR होगा, उनको तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए आपके डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। जब उसको वीज़ा मिल जाएगा, बेशक वेरी नेक्स्ट डे या 1 वीक के बाद जब भी आप सूटेबल समझें, तो फिर वो इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाइड करेंगी, क्योंकि उन्होंने जो परमिशन पीरियड था वो पूरा कर लिया और तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए जब वो अप्लाई करेंगी तो उनको वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी, मुझे एक सवाल पूछना था। एक्चुअली मुझे 5 इयर्स के बेसिस पे इंडेफिनिट मिला और मेरी वाइफ को स्पाउस वीजा के बेस पे, एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त वी आर ड्यू टू अप्लाई फॉर नेशनलिटी। सो माय क्वेश्चन इज, विल वी हैव टू डू एनी अदर टेस्ट बिफोर वी अप्लाई फॉर नेशनलिटी, बिकॉज हमने वो लाइफ इन द यूके टेस्ट दोनों ने कर लिया था। सो वुड दैट बी वैलिड or we'll have to do any other test thanks for your call. I think I already explained very clearly in the beginning of the programs, but I'm going to be explain again to all of my viewers. First of all, from the October 2013, the Home Office introduced a new law. Anybody making the application for the indefinite leave to remain or to making the application for the naturalization, you have to have established 2 things. Number 1, you have to pass life in UK test. Regardless, you make the application for indefinite leave to remain last year. On that time, you pass the ESOL, but now, if you make the application for the naturalization, you have to have a pass life in UK test. And secondly, you need to establish whether you doing IELTS or you passing the ESOL. If you pass the UK any degree from the UK master PhD, then you are exempt. Otherwise, you have to have a second certificate as well. So if you make the application for the naturalization now, you have to pass a life in UK and you need to establish whether the ESOL or the IELTS. Thanks for your call. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे मैंने पूछना था अपने दोस्त के बारे में। जी फरमाइए। जी, उसके बारे में पूछना था कि उसने एक यूरोपीय लड़की से शादी की थी। 2008 में आया था वो स्टूडेंट, ठीक है। तो उसका जो है ना 2-3 बार उसने अप्लाई किया वीजे के लिए और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की शादी, जो उन्होंने इस तरह एक्सेप्ट नहीं की। अब जो है ना उसने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है। 3 साल तक उसके साथ रहा है वो, ठीक है। तो किसी वकील के साथ से मशवरा किया था, तो उसने कहा, उसको ये मशवरा दिया कि तुम सवाल क्या है, मशवरे को छोड़े, सवाल क्या आपका? उसके आपका सवाल भाई क्या है? सवाल यह है कि वो कह रहे कि रिटर्न राइट के बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि उसने डिवोर्स अप्लाई किया, वो उसके साथ 3 साल तक रहा है, ठीक है। तो रिटर्न राइट का क्या मतलब है, आप इसके बारे में हमको जवाब। ठीक, मेरे ख्याल आप एक शायद स्पीकर पे बात कर रहे हैं, आधी की समय लगी, लेकिन जो मैंने आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया कि आपके किसी दोस्त ने किसी यूरोपियन नेशनल लड़की से शादी की थी, वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा नहीं मिला, फाइट कर रहा है, 2-3 दफ़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो रहा है, अब वो 3 साल से इकट्ठे रह रहे हैं और अब वो समझ रहा है क्या करना चाहिए। देखिए, लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी यूरोपियन नेशनल से शादी करते हैं तो आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा और 5 साल का आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हुए नंबर 1, नंबर 2 कि आपकी मिसेज़ ने 5 साल यूरोपियन TT राइट को एक्सरसाइज किया है, उनकी बेस पे आप सेटलमेंट पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और प्रोविजंस है कि लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द 3 इयर्स आप में सेपरेशन होती है, डिवोर्स हो जाती है, तो फिर आप इस बेस पे आप होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने 3 साल इकट्ठे रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अब सेपरेशन हो गई, अब आपको 3 साल के इकट्ठे का प्रूफ प्लस उसने जो 3 साल के अंदर एटलीस्ट 12 मंथ अपने यूरोपियन TT से किया हो, उसमें वेदर शी वाज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, स्टूडेंट और द सेल्फ एम्प्लॉय, वो किसी भी कैटेगरी में अगर आपके पास तमाम HM रेवेन्यू के और तमाम टैक्स के प्रूफ्स हैं
तो वो लगा के आप अपने यहाँ पे लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन, जितना कि मैं अंडरस्टैंड किया, शायद उसको इनिशियल वीज़ा ही नहीं मिला, तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि अगर आपने किसी दूसरे को मिले हैं ठीक, वरना किसी लोग को मिलें, ताकि डिस्कस करें कि किस बेस पे या कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन सा प्रूफ है आपके पास रिलेशनशिप का, प्लस उसके यूरोपियन ट्रीट करने का, और उसकी बेस पे अगर उसने डिवोर्स ली है तो फिर वो अप्लाई कर सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है आपसे कि मेरा बच्चा यहीं पैदा हुआ था और जब 10 साल का हुआ तो हमने उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, तो अब उसका सर्टिफिकेट बन के आ गया है, तो अब हमने पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो मैंने ये पूछना था कि फॉर्म के साथ हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी साथ में भेजना पड़ेगा कि उसकी फोटोकॉपी भेजनी पड़ेगी? प्लीज़ आप ये ज़रा बता दें। ठीक, बिल्कुल। जो फॉर्म है उसके साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही जाएगा। उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। लेट्स से कि आप उसकी कॉपी क्यों भेजना चाह रहे हैं, ओरिजिनल अपने पास क्यों रखना चाह रहे हैं, आप पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल आप उसकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट भेजें। वो हमेशा उनको स्कैन करना पड़ता है, जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे भेजते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हाँ नहीं, उसके बाद भी 4-5 लोग आ गए। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। सर एक्चुअली मैंने अभी कॉल किया था, बट उसमें मेरा एक और क्वेश्चन था, वो आंसर नहीं हो पाया था, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोला कि वो ट्रेजरी लॉ सॉलिसिटर्स की तरफ से अगर आपको वो लेटर मिला है तो वो वीजा इंडोर्स करना चाहते हैं। तो अगर वो इंडोर्स करना चाहते हैं, उसमें आपने ये भी बोला कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप उस पेज में पढ़ना कि अच्छे से लिखा होगा, बट सर वहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखा है कुछ भी। दे जस्ट सेड कि सबमिट योर पासपोर्ट एंड द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बट those documents are not mentioned in that letter. And my second question is, if they will endorse me a visa, then what about the visa period, from which month or a date it will be valid up to, like that? ये मेरा क्वेश्चन है कि कब से कब तक वो वैलिड होगा, और मेरा कास्ट लेटर के हिसाब से कैसे वो मुझे वीजा इश्यू करेंगे अगर मेरा कास्ट लेटर ही नहीं मांग रहे वो लोग तो। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम। अगेन हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकें, अपडेट कर सकें। लेटर में अगर उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट मांगा, जो मैंने कहा था, क्योंकि आपने जो इनिशियल एप्लीकेशन की थी उनको उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, आपने उसको चैलेंज किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने इनिशियल डॉक्यूमेंट्स दिए थे उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए आपका कैश लेटर ऑलरेडी जब आपने इनिशियल एप्लीकेशन की थी आपने सबमिट किया था। साथ ही आपको जो इंग्लिश जो रिक्वायरमेंट थी बैंक्स की वो भी आपने सबमिट की थी। अब आप पासपोर्ट देंगी तो आप उनको वो आपको वीज़ा इंडोर्स कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है कि क्या जो आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है। अगर कॉलेज से कोई लेटर ले लें कि आपका जो कोर्स था, जो स्पेस था, वो आपकी एक्सटेंड हो गई, स्टिल आपके लिए रिजर्व है सीट, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए ठीक होगा। लेकिन अगर सिर्फ उन्होंने सिर्फ आपसे पासपोर्ट मांगा है तो बिल्कुल आप पासपोर्ट भेज दें। जो लिस्ट वाली बात है वो नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और उस पर लिखा होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है सिर्फ वो आपसे पासपोर्ट मांग रहे हैं। लेकिन अगेन क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, आप यूके में हैं, गो टू द एनी सोलिसिटर, उनसे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, लेटर दिखा के उनसे प्रॉपरली एडवाइस ले लें ताकि आपके कोई एप्लीकेशन में या कोई आपके फ्यूचर में आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद।